we have the king of mangoes industry in Pakistan, the one man, the man Faisal Kachel. In this whole situation, where was the girl? अली जैदी जो है वो अब से नहीं तकरीबन 15-20 साल से दोस्ती है और आना जाना तो हमारा 20 साल से ही चला रहता है। मैं प्रूफ करूंगा, जब करूंगा तो जैसे मैंने कहा कि डंके की चोट पे करूंगा और सबको साथ लेकर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल और मैं आप लोगों का मेज़बान जाम फसी समो एक बार फिर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ़ कराने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना लाजिम समझता हूँ कि मैं आज कहाँ मौजूद हूँ। मैं आज मौजूद हूँ सिंध के चौथे बड़े शहर मीरपुर ख़ास में, और अगर मीरपुर ख़ास की बात की जाए और आमों का जिक्र ना किया जाए तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। येस, वी हैव द किंग ऑफ मैंगोस इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, द वन मैन, द मैन फैसल काछेलो अलंग विद अस। सर, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। यूर वेलकम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि काफ़ी लोगों के लिए आप मुख्तलिफ पहचान रखते हैं। इफ़ वी गो टूवर्ड्स द सोशल साइड तो आप एक सोशल वर्कर भी हैं। अगर किसी फार्मर से जाना जाए तो फैसल काछेलो इज़ अ फार्मर, और अगर किसी पॉलिटिशियन से जाना जाए तो फैसल काछेलो इज़ आल्सो अ पॉलिटिशियन। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हु इज़ फैसल काछेलो? जी बेसिकली तो मैं फार्मर ही हूँ और हम लास्ट 7 जनरेशन से फार्मर्स ही हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले मेरी पहचान तो जो है वो फार्मर की होगी और उसके बाद मैं सोशल वर्कर हूँ। और ये जो थोड़ा बहुत सियासत का वो चढ़ा है दिमाग पे सोच, और वो भी ये है कि मैं अपने सोशल काम जो है उनको ज़्यादा जो एक्सटेंड कर सकूं, कि पॉलिटिकल वे में भी उसको ज़्यादा जो है अपने सोशल वर्क को ज़्यादा कर सकूं। अच्छा फैसल साहब, आई थिंक इट हैज़ स्टार्टेड बाय 1800 सेंचुरी, जब आपका ये मैंगो का जो है वो काम स्टार्ट हुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सही कह रहे हैं आप। उससे पहले जो है दूसरी फसलें होती थी और केला भी हमारे पास होता था, बाकी सब फसलें होती थी, लेकिन फिर ये जो मैंगो फार्मिंग शुरू की वो आप सही कह रहे हैं कि वो 1800 से शुरू हुई है और माशाल्लाह से अभी तक कंटिन्यू हो रही है। अच्छा फैसल साहब, 1800 सदी में जब ये स्टार्ट हुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी, ये आपके दादा ने स्टार्ट किया, और दादा ने जब स्टार्ट किया तो मेरे ख्याल से जो मोहम्मद ख़ान जुने जो थे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके जो बेटे थे या उनके वालिद साहब, ऐसा कोई मामला था? थोड़ा क्लियरफाई कीजिए। जी हुआ क्या था कि मेरे दादा जो हैं वो दरअसल मद्रास से कुछ पौधे लाए थे, और उसके बाद वो उनके दोस्त थे जो है मोहम्मद ख़ान जुनूजी के वालिद साहब जो थे, वो भी फार्मर ही थे। तो फिर उन्होंने कुछ उनको दिया जो है पौधे और कुछ खुद रखे, और फिर आपस में डिस्कस किया कि अब हम ये सिंध की जो है हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे कि ये एक सिंध की सौगात है, तो उसका नाम क्या रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव का नाम सिंधड़ी है और अगर सिंध की जो है ये सौगात है तो क्यों ना इसको सिंधड़ी बोला जाए। फिर इस राय से जो है वो मुत्तफिक हुए और फिर उसको सिंधड़ी का नाम दिया गया। और उसके बाद भी आजकल जो भी बड़े बड़े फार्म्स हैं, स्पेशली लोअर सिंध में आमों के खोखर फार्म है या बहुत सारे दूसरे फार्म हैं, वहाँ भी जो है क्योंकि फार्मर्स एक दूसरे को हमेशा से जानते थे और हमेशा से एक दूसरे की मदद करते थे फार्मिंग में, तो काफ़ी जगहों पे आप जाएंगे तो वहाँ अभी तक मेरे दादा के जो है उनको दिए हुए पौधे या उनको कल्टीवेट करके देना और ये वो आपको मिलेंगे लोअर सिंध में ख़ास करके। अच्छा, जैसा आपने बताया कि सिंधड़ी नाम जो पड़ा वो उसके पीछे जो एक पूरी एक स्टोरी थी वो आपने हमें बताई। अच्छा फैसल साहब, मैंने ये चीज़ देखी गई है कि पूरे सिंध में, और न सिर्फ सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जो पैकेजिंग एक मुतारिफ़ कराई वो भी काछेलो फार्म की तरफ से जो है मुतारिफ़ हुई, तो इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है? वो जो है मेरे वालिद साहब ने इंट्रोड्यूस कराई। मेरे वालिद साहब का कहना था और उनका ये एक सोच थी कि भाई मैं प्रूफ करूँगा ये कि अगर फार्मिंग को भी सही तरीके से किया जाए तो वो इतनी जो है प्रोग्रेसिव हो सकती है, इतनी प्रॉफिटेबल हो सकती है कि वो इंडस्ट्री को compete कर सकती है अगर फार्मिंग को सही तरीके से किया जाए। और उन्होंने कहा कि मैं वो करके प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो उस सिलसिले में फिर उन्होंने फार्मिंग को बहुत सीरियसली लिया, बहुत मैकेनाइज तरीके से उसको किया। फिर ये आमों की जो है ये जो कार्टन्स में पैकिंग है, फिर उसके सारा जो प्रोसीजर है वो मेरे वालिद साहब ने फिर वो इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा फैसल साहब, इट वाज स्टार्ट बाय 5 एकर्स राइट?
सो अब जो है वो कितनी प्रोडक्शन हो जाती है और कितने आम प्रोड्यूस हो जाते हैं काछेलो फार्म में? जी, कुल हमारी फैमिली के पास तो तकरीबन 2000 एकड़ बाग हैं। तो अब टाइम के साथ शायद और ये थोड़े फ्लड्स वगैरह से थोड़े बहुत कम हो गए होंगे, पर तकरीबन इतने ही जो है बनते हैं। बाकी ज़मीन जो है उस पर दूसरी भी हम काश्तकारी करते हैं, बनाना, शुगर केन, कॉटन और पपाया, बहुत सारी और जो भी लोअर सिंध में हम कर सकते हैं सिवाय राइस के, क्योंकि राइस हमारे यहाँ इधर अलाउड नहीं है। उसके सिवा हम हर चीज़ तकरीबन करते हैं यहाँ। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि कौन सा आम बहुत एक्सपेंसिव है? मतलब देखा जाता है कि बहुत सारी इकसाम है, अनवर डिटोल है, लंगड़ा है, चौसा है, सिंदड़ी है। तो एक्सपेंसिव कौन सा आम है इन सब में? सबसे महंगा जो बिकता है वो अनवर अटोल बिकता है। अच्छा, उसकी प्राइस मतलब क्या पैकेज के हिसाब से क्या होता है, कुछ गाइड करें। वो तो अब हर साल मार्केट डिफरेंट होती है, पर हर मार्केट में जब भी आप जाएंगे तो अनवर अटोल जो है वो सबसे महंगा मिलेगा। उसके बाद सिंदड़ी आ जाता है, दसेड़ी और लंगड़ा वगैरह वगैरह वो सब आ जाते हैं। लेकिन सबसे महंगा जो है, जो भी प्राइस हो, डिफरेंट होती है हर साल प्राइस, तो वो आपको अनवर अटोल ही मिलेगा। अच्छा काछेलो साहब, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फैसल काछेलो का फेवरेट कौन सा आम है, तो आपका फेवरेट आम कौन सा होगा? मेरे फेवरेट दो आम हैं, अनवर अटोल उनमें नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आता है, लेकिन हर किसी की पर्सनल चॉइस है। मेरे ख्याल से उसमें शुगर इतनी है कि उसका जो है फ्लेवर जो है वो थोड़ा उसको काट देती है, मतलब वो इतनी बैलेंस नहीं है मेरे ख्याल से, हर किसी की अपनी वो है। मुझे सिंदड़ी और चौसा जो है वो दोनों पसंद है, क्योंकि हर जगह से, क्योंकि मैं तो फार्मर की निगाह से भी हम्म। देखता हूँ कि सिंदड़ी का साइज़ भी जो है, उसकी फ्रेगरेंस, उसका लुक, प्लस उसका टेस्ट जो है वो शुगर भी बैलेंस्ड है। तो वो अच्छा लगता है, और चौसा अच्छा लगता है कि उसकी मिठास ज़्यादा है और उसका फ्लेवर भी मुझे पसंद है। तो मेरे ये दो पसंदीदा आम हैं। अच्छा फैसल साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखने में ये आता है कि एक ठेले वाले से अगर ख़रीदा जाए और अगर आप किसी भी फॉर्म से ख़रीदा जाए तो उसमें रेट्स में बड़ा डिफरेंट होता है और डिफरेंस नज़र आता है। तो इसके पीछे की क्या वजूहत हैं? अगर मैं किसी ठेले से ख़रीदो फ़रोख्त करता हूँ या किसी फॉर्म से ख़रीदो फ़रोख्त करता हूँ, सो देर इज़ मच डिफरेंस। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? भाई, फार्म से आप ख़रीद करेंगे तो आप होलसेल ख़रीद करेंगे। हम्म। ठेक ठेले से लेंगे तो वो ठेले वाला अपना भी तो उसमें प्रॉफिट रखेगा ना। वो समझिए उन्होंने उसने फार्म से लिया या बेसिकली मंडी से लिया, तो वो मंडी से लेकर जब बेचेगा तो वो अपना भी तो उस पर कुछ प्रॉफिट रखेगा ना। अगर मंडी से लेके और उसी जहाँ जितने का लिया उसी में अगर वो बेच दे तो उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो बेसिकली वो जो आपको ज़्यादा महंगा मिलता है ठेले से बनिस्बत मंडी से या फार्म से, वो इसलिए क्योंकि वो ठेले वाला भी तो कुछ अपना जो है रोज़ी रोटी कमाएगा ना। अच्छा नाज़रीन, एक जो बड़ी मज़ेदार बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि इनके काछेलो फॉर्म के जो आम हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड उनके दस्तरखान की जीनत भी बन चुके हैं। तो इस बारे में भी फैसल साहब से पूछते हैं कि क्या मामला है, किस तरीके से क्वीन इंग्लैंड के जो है वो दस्तरखान की जीनत इनके आम बने। देखिए जी, उन दिनों में जो है स्टेट, पाकिस्तान की जो स्टेट है वो गिफ्ट भेजती थी, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत अच्छे आम मिलते हैं। तो वो एज अ स्टेट की तरफ से गिफ्ट भेजती थी। वो सिर्फ क्वीन ऑफ इंग्लैंड को भी नहीं, बहुत सारे गल्फ़ की कंट्रीज़ के जो किंग्स होते थे या जो उनके रूलर्स होते थे उन सब को भी भेजती थी। तो फिर उन्होंने जो है वो एक सारे फार्म्स में जो है स्पेशली पंजाब और सिंध में वो करके काछिलो फार्म को जो है वो चूज़ किया था कि भाई यहाँ से जो है हम जो आम हैं वो लेंगे और स्टेट की तरफ से सारे दूसरे ममालिक में उनके हेड्स ऑफ द स्टेट्स को हम भेजेंगे। तो इस वजह ऐसे ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब भी इंग्लैंड में ही रहते थे और उनकी कुछ रॉयल फैमिली के लोगों से भी जान पहचान थी। तो फिर स्टेट के बाद उन्होंने ख़ुद भी उसको कंटिन्यू किया और वो हमेशा जो है क्वीन को भेजते थे और रॉयल फैमिली को भी जो है वो आम भेजते थे। तो ये सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ। अच्छा, तो ये तो हो गई काचेलो फॉर्म के बारे में बात। अच्छा, अब अगर मैं फैसल साहब आपके सोशल साइट से के हवाले से बात करूं आपसे, तो देखने में ये आया है कि पावर में ना होते हुए अपनों की इतनी फ़िक्र करना और इतना उनका काम करना, तो ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? मतलब कि अपने लोगों के बीच रहना और अपने लोगों की मदद करना, इसके बारे में थोड़ा बताएं फैसल साहब। अब भाई, मदद का ये है कि देखें, हमें जो भी इज़्ज़त मिली है
और जो कुछ भी मिला है हमें इसी खित्ते से मिला है, इसी ज़मीन से मिला है, इसी मीरपुर ख़ास से हमारा जो भी नाम हुआ और हमारा जो भी हमें अप्रिसिएशन मिली, जो भी हमें इज़्ज़त मिली, वो यहाँ के लोगों से ही मिली और यहाँ के खित्ते से ही मिली। तो और अभी भी हम जब मीरपुर ख़ास में या कहीं भी जाते हैं तो स्पेशली मीरपुर ख़ास के लोग हमें बहुत इज़्ज़त और एहतराम और प्यार से वो करते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ हमारी तरफ से भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो इतना हमारा करते हैं तो ज़्यादा तो नहीं, पर हम ज़ाती हैसियत में जितना भी कर सकते हैं कोशिश करके हम करते हैं। स्पेशली जैसे अभी ये फ्लड आया था, अब इस फ्लड में जो है सबको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना जो है वो उसको लुक आफ्टर नहीं किया गया लोगों को। तो मसला ये है कि हालांकि वो तो उनकी ज़िम्मेवारी है, टैक्स जो है आप गवर्नमेंट को देते हैं, वो आपका पैसा है, वो आपके इन्हीं क्राइसिस में ही उसको इस्तेमाल होना है, लेकिन मिसमैनेजमेंट या जो भी कहें वो नहीं हो सका। तो अब अगर गवर्नमेंट अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेगी तो हम अपने लोगों को ऐसे ही रोडों पे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। तो वो इसमें जो है वो सोशल वर्क नहीं, एक ज़रूरत, एक नेसेसिटी आ जाती है कि भाई अगर आपके चारों तरफ गांव में और दूसरे लोग अगर भूख और प्यास से और इनसे मर रहे हैं तो आप जो है हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना। तो उस वजह से हम जितना कर सकते हैं वो करते हैं। वो सब कुछ यहीं के लोगों ने हमें इज़्ज़त भी दी, हर चीज़ दी, तो थोड़ा बहुत हम वापस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा फैसल साहब, इट वाज सीन के इन दिस फ्लड कंडीशन तकरीबन करेंटली मेरे ख्याल से फ्लड में 95% ऐसे लोग थे जो मुतासर हुए। अच्छा, उसके लिए जो एक मुझे ज़ाती तौर पे एक अच्छा अमल लगा फैसल का चलो साहब का, वो ये था कि इन्होंने टेंट सिटी मुतारिफ़ कराया। तो अब वो टेंट सिटी के पीछे क्या एक इनिशिएटिव था, आइए जानते हैं इनसे, और टेंट सिटी क्या था इस हवाले से भी मालूम करते हैं। फैसल भाई बताइएगा। वो टेंट सिटी जो थी वो हमने वो इसीलिए लगाई थी कि क्योंकि हम टेंट्स दे रहे थे लोगों को इधर उधर हर जगह पे, तो हम हमारे पास कुछ ज़मीन भी खाली पड़ी थी। तो जो हमने साफ़ वगैरह करा के हमने कहा कि क्यों नहीं यहाँ एक टेंट सिटी छोटी सी बनाई जाए कि जो लोग हैं वो इधर आएँ, तो वो पानी में जो फंसे हैं उधर से भी निकल आएँ और वो मच्छर वगैरह वो सब से अलग होके एक खुले ज़मीन के नीचे उनके लिए टेंट सिटी हमने बनाई और काफ़ी हद तक लोग उधर आए और उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया। अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आप लोगों को बताऊं नाज़रीन इधर, वो ये कि टेंट सिटी के अंदर जो फैसिलिटीज़ थी उनमें क्या क्या था। फैसिलिटीज़ में वहाँ पर फीमेल्स के लिए वाशरूम का भी था। उसके अलावा पहले वीकली बेस पर जो है वो खाना भी वहाँ पर दिया गया। उसके बाद जो है वो डेली बेसिस पर भी वहाँ पर खाना मुहैया किया जा रहा था। उसके अलावा फ्लड रिलीफ के लिए जो टेंट सिटी मुतारिफ़ कराया फैसल भाई ने, उसमें एक खसूसियत ये भी थी कि वहाँ पर एक टेंट में तकरीबन मेरे ख्याल से 10 अफराद की फ़ैमिली जो है वो आ सकती थी। और एक टेंट सिटी में फैसल भाई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 30 के करीब कैंप्स थे। नहीं, तकरीबन 30 से कुछ ज़्यादा थे मेरे ख्याल से, समवेयर अराउंड 80 to 100 तक हमने लगाए थे। अच्छा फैसल भाई, इन दिस होल सिचुएशन वेयर वाज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या किरदार रहा। अब देखें जी, मैं गवर्नमेंट के बारे में क्या कहूँ, ये तो आप बाहर निकलें, आम लोग रोडों पे घूम रहे हैं या शहर में जाएं, अब लोगों से ख़ुद पूछेंगे आपको वो सब बता देंगे कि जब ये मुश्किल मरहला था, लोगों पे तकलीफ़ थी, जब बेयारो मददगार लोग बैठे हुए थे खुले आसमान के नीचे, तो गवर्नमेंट का तो न कोई इमदाद थी, न कोई लोग थे, न कोई, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप आवाम से पूछ लें, वो आपको खुद अच्छी तरह से बताएंगे। अच्छा फैसल भाई, थोड़ा सा एक सवाल डिफरेंट है मेरा। अभी जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा आपसे, वो ये कि आपने अपनी यूसी में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, अपनी यूसी से निकल कर कहीं और कोई काम हुआ आपका। देखिए जी, हमने जब फ्लड्स आए थे तो पहले तो हमने ऑब्वियसली अपनी यूसी को जो है उधर तक को, फिर हमारे दोस्त भी काफ़ी जो है कराची से और दूसरे दोस्त थे, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हर किस्म की जो है मदद की उसमें, उन्होंने जो है हमें राशन की भी जो है जितना जिससे हो सका वो दिया, प्लस हमारे दोस्त जो डॉक्टर्स थे वो टीम्स लेकर आए, उन्होंने मेडिकल टीम्स भी। तो हम उसके बाद जो है अपनी यूसी से निकले और करीब करीब की जो भी यूसीज थी वहाँ भी हमने जो है राशन भी तकसीम किया और वहाँ मेडिकल कैंप्स भी लगवाए, ख़वातीन के जो हैं वो मसलों के लिए उसके लिए भी लगवाए। तो हमने तकरीबन 4-5 यूसीज जो हैं वो, अगर पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक उनको हमने कवर किया जितना हम कर सकते थे। बिल्कुल। अच्छा,
मुझे एक और जो मेरा सवाल है वो भी इसी तरीके का है कि आने वाले दिनों में फैसल साहब देखा जा रहा है कि बारिशों का दोबारा मुतवक्के है। आई थिंक ऑनवर्ड्स 29 अप्रैल के बाद जो है वो देखा जाएगा कि एक नया स्पेल बारिशों का आ रहा है और इस बार शदीद तरीन है। तो इस हवाले से कोई प्लानिंग आपकी या कोई इस तरीके की नई स्ट्रेटजी जो आप सोच रहे हो, इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हो कि किस तरीके से बचाव किया जा सका? अब देखें जी, हकीकत ये है कि सारे फंड्स, सारे टैक्स के पैसे, ये सब कुछ होते हैं गवर्नमेंट के पास। तो ये इनिशिएटिव लेना, ये सब कुछ करना, ये छोटी बात नहीं होती है, करोड़ों अरबों का बात होती है। तो वो कोई सिविलियन नहीं कर सकता। बेसिकली जो होता है ये कि आपसे जो टैक्स लिया जाता है, वो लोगों को शायद ये है कि भाई गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। जो लोगों से टैक्स लिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि आप पे ही खर्च हो। तो ये तो इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना है कि उन्हें कैसे सिक्योर करना है अपने लोगों को। लेकिन यहाँ स्पेशली सिंध में आपको पता है कि कैसे गवर्नमेंट चलती हैं, क्या होता है। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो कर सक। हाँ, हमारा ये है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई फिर भी आफत आई तो लोग हमें अपने बीच में पाएंगे और हम फिर भी वही किरदार अदा करेंगे जो हमने पहले अदा किया था। अच्छा फैसल भाई, लास्ट क्वेश्चन सोशल वर्क साइट के हवाले से कि मुस्तकबिल में क्या हम लोग देख सकते हैं कि कोई काछेलो फाउंडेशन के नाम से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है या इस तरीके की कोई फाउंडेशन वजूद में आए जो इस तरीके की लोगों की जो है वो मदद करे? देखिए जी, हमारी वैसे एक अच्छी लोग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। वो सिर्फ अभी हमारी कम्युनिटी तक महदूद है कि हमारी कम्युनिटी यहाँ भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं जगहों पे है। तो उनके बेनिफिट के लिए हमने बनाई, जिसको हम सोच रहे हैं कि एक्सटेंड करके और फिर हर जगह पे जो जहाँ भी हम कर सकें वो करेंगे। तो हमारा ये प्लान है आगे चल के। आप देखते हैं उसमें कितनी वो होती है। अच्छा, बिफोर कमिंग टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल जो है वो अब इजी हमारा हो। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ कोई ख़ास नहीं है। ट्रैवल करना मेरा शौक़ है। तो जब भी टाइम मिलता है मैं ट्रैवल करता हूँ। और कुछ दोस्त हैं, उनके साथ हम कार्ड्स खेल लेते हैं, जुआ वाले नहीं। वो सादे वीकेंड्स पे हम कार्ड्स खेलते हैं। एक ये हॉबी है। और बाकी मैं रोज़ वॉक पे जाता हूँ अपने कुत्ते के साथ, अपने ही इलाके में, तकरीबन घंटा। बस ये हॉबीज़ हैं, कोई ख़ास इतना वो नहीं है। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं, आपका हल्का अहबाब जो एक होता है, एक तरीके से देखा गया है कि यंग एज में जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स भी बनते हैं और फिर अर्ली एजेस के अंदर जो है वो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, तो वो सारे मामला अगर रिकॉल करें तो क्या एक याद आता है? बस याद यही आता है कि अच्छा जो है टाइम गुज़रा। उसमें कुछ मुश्किलात भी थी और कुछ मुश्किलात पे जो है उन पे काबू आने लाने का जो है वो खुशी भी थी। तो काफ़ी मिक्स रहा। कुछ माहौल, कुछ हालात अच्छे भी रहे, कुछ हालात जो हैं मुश्किलात से भी भरे रहे। तो बाय एंड लार्ज इट्स बीन अ गुड लाइफ। इट्स बीन अ गुड लाइफ। अच्छा फैसल भाई, कोई लाइफ लेसन जो मिला हो, मतलब कि इस तरीके का लाइफ लेसन जो स्टिल आपको याद आता हो और मैं अगर कहूँ कि उसको आपने अपने गांठ बांध लिया कि भाई ये मेरा एक लाइफ लेसन है और इसको मैंने जो है वो टिल द लास्ट बीट ऑफ माई लाइफ मैंने उसे अपने साथ रखना है? मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो बिज़नेस में हो या आपकी ज़ाती ज़िंदगी में हो, या सियासी ज़िंदगी में हो या किसी भी तरह, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मेरे ख़्याल से बहुत अहमियत रखती है। कि आदमी आपकी क्रेडिबिलिटी, जैसे अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप 2 दफ़ा बोलेंगे, 4 दफ़ा बोलेंगे, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। और जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। लोग आप पे एतबार नहीं करेंगे। आप अपना क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देंगे। तो मेरा एक हमेशा से ये रहा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी, भले वो बिज़नेस हो या ज़ाती लाइफ़ हो, आपकी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए। ये मैंने थोड़ा कोशिश भी की है कि ये हमेशा वो बना रहे। तो बेहतरीन। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि कभी ज़िंदगी में किसी ने धोखा दिया है? धोखा तो कभी कोई एक किसी एक ने दिया हो तो बताएं। धोखे तो यहाँ तो जो है, धोखे तो रोज़ ऐसे भी दोस्त आते हैं जो आपके साथ बैठते हैं और कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं और ये है वो है। पता चला कि दूसरे दिन जो है वो गायब और किसी और के। धोखे तो
बहुत मिलते हैं, ऐसी कोई ख़ास बात अच्छा, नहीं। तो फिर उस धोखा देने वाले शख्स के साथ फैसल काचेलो वैसे ही रहता है जो पहले था? फैसल काचिलो उस आदमी के साथ वैसे ही रहता है, लेकिन वो दिल में फैसल काचिलो को पता होता है कि ये आदमी की क्रेडिबिलिटी कितनी है और इस आदमी का वज़न कितना है। जब आदमी धोखा देता है और ये करता है तो वो अपना वज़न गिरा देता है। तो बस वही है बात, और कुछ नहीं है। अच्छा फैसल भाई, कभी बचपन में वालिद साहब से डांट पड़ी हो, कभी वालिद साहब ने जो है वो हाथ का इस्तेमाल किया हो? नहीं, हाथ का तो कोई इस्तेमाल नहीं, लेकिन वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। बाकी कामों में तो नहीं, लेकिन काम के सिलसिले में बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। और उसमें वो बिल्कुल कोई छूट नहीं होती थी, तो बिल्कुल बहुत दफ़ा जो है डांट भी खानी पड़ती थी और सबक भी मिलते थे, हर चीज़ होती थी। तो स्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन सिर्फ काम के सिलसिले में। तो वो तो मेरे ख्याल से वो खुद भी कहते थे कि अभी तो ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया में तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारी अच्छाई के लिए था, कि तुम्हें कोई उल्लू नहीं बना सकेगा। तो फिर हमें इतना जो इधर उन्होंने काम कराया, स्ट्रिक्ट होकर किया, वो इवेंचुअली हमारे ही जो है फेवर में बात गई। अच्छा फैसल भाई, लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि ईद गुजरी, ईद का फोर्थ डे है और आज ईद मिलन पार्टी भी है आपके यहाँ पर, तो ईद के लिए क्या मसरूफियात होती हैं? ईद के दिन क्या आपकी मसरूफियात होती हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। अब जी, ईद तो हर कोई अपने घर में करता है, तो घर तो हमारा यही है, ठीक है ना जी। तो बस हम अपने घर आ जाते हैं और दोस्त अहबाब हैं वो आ जाते हैं, हम मिल बैठते हैं, खाना खाते हैं, गपशप मारते हैं, सियासी बातें करते हैं, अदरवाइज़ दुनिया की बातें करते हैं। इसी तरह से ये दिन गुजर जाते हैं, जैसे ईद का होता है माहौल, उसी तरह से। आई वॉज नॉट थिंकिंग टू कम इन पॉलिटिक्स सो अर्ली, बट आपने सियासत की बात कर ही ली है तो अब सियासत पे बात करते हैं आपसे। फैसल काचेलो साहब, आपके वालिद साहब का भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रह चुका है, मिनिस्टर रह चुके हैं एक सियासी जमात के, और रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अब फैसल काचेलो साहब क्या अपना फ्यूचर देखते हैं? और मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है, मेरी इतलात है कि अभी उस पार्टी से आपकी थोड़ी नाराज़गी चल रही है, तो इसकी तरदीद भी कर दें और इसकी वजाहत भी कर दें। देखिए जी, फ्यूचर तो मेरे ख्याल से सिर्फ खुदा को पता होता है और किसी को नहीं। और नाराज़गी आप जो कह रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल नाराज़गी है और उसमें कोई शक नहीं। और नाराज़गी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमसे वोट लेके हम सब कुछ करके और लोगों के काम नहीं होते, और लोगों का टैक्स का पैसा जो है वो वो खा लिया जाता है, उनके ऊपर खर्च नहीं होता, उनकी फलाह बहबूद नहीं होती, उनको एजुकेशन नहीं मिलती, उनको मेडिकल नहीं मिलता। इन वजूहात की बिना पर बिल्कुल हमारी ज़ाती कोई मुखालफत नहीं है। बाकी पॉलिटिकली जो अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल मुखालफत है, और इन्हीं वजूहात की बिना पर मुखालफत है। अच्छा, तो कभी फैसल भाई इस पार्टी की तरफ से कोई कांटेक्ट किया हो आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, कोई आपसे रवाबित किए हों, राब्ते किए हों, तो कोई राब्ता हुआ अभी तक? नहीं जी, अब वो जो है वो बहुत बड़े लोग हो गए हैं, तो वो रब्ता करना पसंद नहीं करते। समझ गए आप? ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि अभी जो है वो बल्दियाती इलेक्शंस में देखा गया कि आपने एक आज़ाद एमएनए जो मीर प्रकाश के हैं, अली नवाज़ शाह साहब, उनके साथ काफ़ी वर्क किया और उनके साथ आपका अलायंस भी रहा है काफ़ी इलाकों में। तो अब क्या ये अलायंस अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं उसमें भी ये अलायंस देखा जा सकता है? जी बिल्कुल। शाह साहब सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस नहीं है उनके साथ हमारा आज का नहीं, दादा परदादा से जो है वास्ता है। शाह साहब मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, हमारे दादा जो थे वो भी दोस्त थे, और उनके बेटे और हम आपस में दोस्त हैं। तो हमारा ताल्लुक़ वो बिल्कुल रहा है, और सियासी तौर पे भी हम एक दूसरे के साथ रहें, और इंशाल्लाह आगे भी हम एक दूसरे के साथ ही होंगे। तो बिल्कुल हमारा अभी भी इंटैक्ट है और इंशाल्लाह इंटैक्ट रहेगा। अच्छा फैसल भाई, एज़ यू सेड कि अल्लाह नोज़ द फ्यूचर वेरी बेटर, तो अब मुझे ये बताएं कि आपके साथ एक सियासी जमात, जो मैं कहूँ अगर पाकिस्तान की बड़ी जमात है, उनके सिंध के सदर का जो है वो काफ़ी ताल्लुक़ रह चुका है, आपकी खुल के दोस्ती बात भी, करें ना। है तहरीक इंसाफ के जो हमारे सिंध के सदर हैं, जी, उनसे आपकी दोस्ती भी है, आपके राब्ते भी हैं, तो अब उनकी तरफ से कोई ऑफ़र अभी तक आई है आपको? देखें, आप बात कर रहे हैं अली जैदी की। जी जी। तो अली जैदी जो है सियासी तौर पे नहीं, मेरा तकरीबन 15-20 साल से पुराना दोस्त है, और ज़ाती दोस्ती है। और बाकी भी जो हैं पीटीआई के लोग, जैसे लियाकत जतोई साहब हैं, मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी दोस्त थे। इनफैक्ट जब वालिद साहब फौत हो गए थे लंदन में, तो जब हम उनकी बॉडी लेकर कराची आए थे, तो जतोई साहब चीफ मिनिस्टर थे और हमें रिसीव भी उन्होंने ही एयरपोर्ट से किया था। तो ये सारे लोग जो हैं वो मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं, और ज़ाती जो है उनसे फैमिली टर्म्स और वो सारे।
अच्छा फैसल काचेलो साहब, एक जो सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सिंध के सदर जो हैं अली ज़ैदी साहब, उनसे भी आपके राब्ते रह चुके हैं और देखा ये गया कि अभी वो आपके पास आए भी थे और आपसे मुलाकात भी हुई है, खुशगवार मुलाकात हुई है। तो क्या हम देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर पीटीआई के साथ नज़र आ रहा है? क्योंकि र्यूमर्स भी चल रहे हैं काफ़ी कि फैसल काचेलो इज़ गोइंग टू ज्वाइन पीटीआई। देखिए जी, अली ज़ैदी जो है वो अब से नहीं, तकरीबन 15-20 साल से दोस्ती है। और आना जाना तो हमारा 20 साल से ही चला रहता है, काफ़ी करीबी दोस्त हैं मेरे। और बाकी जो हैं वो लियाकत जतोई साहब, वो भी मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। इनफैक्ट जब वालिद साहब फौत हो गए थे लंदन में, उनकी बॉडी लेकर हम लंदन से कराची आए थे, तो वो चीफ़ मिनिस्टर थे और उन्होंने ही हमें रिसीव किया था एयरपोर्ट से। तो इन सब से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं ज़ाती नौइयत के। और अभी जो अली मेरे पास आया था मीरपुर ख़ास में, वो मीरपुर ख़ास अपने ऑफिशियल दौरे में था, तो उसको तो पता भी नहीं था कि मैं इधर हूँ। उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई तुम इधर हो तो मैं आता हूँ, खाना साथ खाते हैं। मैंने कहा आ जाओ, तो फिर वो आए थे। उसके बाद कराची में भी मुलाकातें होती हैं और सबसे होती हैं। तो हाँ, वो तो जो उनसे ताल्लुकात हैं वो सियासी नहीं, वो ज़ाती बुनियाद के हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने एज ए पीटीआई के लोग उन्होंने मुझे अप्रोच ज़रूर किया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप आएँ, आपको जो है इज़्ज़त मिलेगी इस पार्टी में, और ये आप जैसे लोग हमें चाहिए, और जो साफ़ लोग हों, जो कुछ करना वाकई चाहते हों। तो उनसे बात हुई इस मसले पे, लेकिन वो अभी तक मैंने डिसीजन नहीं लिया कि मैं जॉइन करूँगा उनको। अब मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि मैं जो भी कदम उठाऊँगा वो अपने इलाके के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से मशवरा करने के बाद, उनके मशवरे और उनकी बातों को ज़हन में रखते हुए, और उसके बाद फ़ैसला करूँगा। अब उसमें अगर वो कहते हैं पीटीआई या कोई और या आज़ाद या कुछ भी लोग कहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मैं अपने दिमाग में रख के, उनके मशवरों को और उनके जो भी कंसर्न्स हैं उनको दिमाग में रख के उसके बाद कोई फ़ैसला करूँगा। ये मुझे भी पता है कि रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं पीटीआई या कोई भी पार्टी जॉइन करता तो ऐसे घर में बैठ के तो नहीं करता ना। ज़रूर कोई की तस्वीर आती, कोई इमरान खान से वो जो पहनते हैं कि मफलर। मफलर वो पहनते हैं, या कोई इधर छोटा सा कोई गेट टुगेदर होती, कुछ भी हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो और ये भी कि अगर कभी भी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की या वो की, तो वो डंके की चोट पे करूँगा और डिक्लेयर करके सबके सामने करूँगा। तो ये रूमर्स मेरे ख्याल से जो हैं ख़त्म हो जाने चाहिए। अभी तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, और जब करूँगा तो जैसे मैंने कहा कि डंके की चोट पे करूँगा और सबको साथ लेकर करूँगा। बबांगे दोहल करेंगे, किसी से छुप छुपा के नहीं करेंगे, डंके की चोट पे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी हुई तो वो करेंगे, ऐसे ही फैसला। बिल्कुल ऐसे ही है, और सब दोस्तों को साथ रख के जो है, कोई भी पार्टी में मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे ग्रुप को साथ लेकर उनकी राय से ही जाऊंगा। अच्छा फैसल साहब, एक और चीज़, जैसे कि आपने बात की और मुझे आपकी बात से अंदाज़ा हुआ कि यू आर अ डेमोक्रेटिक पर्सन, आप जो है वो डेमोक्रेसी पे बिलीव रखने वाले और डेमोक्रेटिक पर्सन है। तो अब जो फ्यूचर जो भी होगा, फ्यूचर तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, फ्यूचर आपकी स्ट्रेटजी जो भी होगी, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना है या जो भी आपने सोचा होगा या जो फैसला करना होगा, वो आवाम का फैसला होगा, ऐसे ही। बिल्कुल जी, हम तो देखें सादा तबीयत के लोग हैं, हमें तो ज़्यादा ये जो सियासत के जो होते हैं वो सारा इतना आता भी नहीं है। हम सीधे से फार्मर हैं। अगर हम सियासत में जाएंगे तो भी सीधे तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि भाई अगर आप वोट देंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे, हमारा जो फ़र्ज़ होगा हम पूरी दयानतदारी से वो करेंगे। और यही हमारी स्ट्रेटजी है कि लोगों से झूठ मत बोलें और सीधी सीधी लोगों से बात करें, और खामखी जो है कोई उल्टी सीधी बातें, झूठ या सियासत वो नहीं करें, सीधी सीधी बात करें। और वही बेहतर, मेरे ख्याल से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो बात है वो आप लोगों से सीधी करें बात, और उसके बाद जो है आगे जो लोग सही समझें वो लोगों का हक है वो करें। खुदा बेहतरी करेगा सबके लिए। अच्छा फैसल काचलो साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा दिल नहीं कर रहा कि इंटरव्यू ख़त्म करूं, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बताइएगा कि अगरचे फैसल काचलो साहब यहाँ से मुंतखब हो जाते हैं, इस हलके से आपको फातह मिल जाती है, फतह मिल जाती है, फातयाब हो जाते हैं आप यहाँ से, तो इस हलके की आवाम के लिए फैसल काचलो क्या करेंगे? इंशाअल्लाह अगर ऐसा हुआ तो आप देखेंगे कि आवाम के लिए चेंज होगा। मेरे पास जितने भी वसाइल होंगे, जितनी भी मेरी कैपेसिटी होगी, और वो सारी कैपेसिटी और वो सारा सब कुछ जो है वो अवाम पे ख़र्च किया जाएगा, उनकी फलाह बहबूद पे ख़र्च किया जाएगा। और दूसरी बात, जो भी पैसे आएँ या जो भी नौकरी आए या जो भी अवाम के लिए पैकेजेस आएँ,
वो उनके सामने हर चीज़ जो है वो बताई जाएगी। जैसे मैंने सोचा हुआ है कि हर यूनियन काउंसिल से एक या दो लोगों को लेके एक कमेटी बनाई जाए, फिर हर महीने जो एमपीए के पैसे आते हैं वो उनके सामने रखा जाए, उन सब से बताया जाए कि कहाँ कहाँ काम की ज़रूरत है, और फिर उन सब की मुशावरत से वो सारे पैसे जो हैं उन कामों में लगाए थे। लेकिन जो भी पैसा आए वो डिक्लेयर करें आप आवाम के सामने कि भाई हर महीने मुझे ये पैसा मिलता है। और जैसे यूनियन काउंसिल हमारे पास थी तो उसमें भी यही था कि हमें 5-6 लाख रुपए महीने मिलते थे। मैंने सबको कहा हुआ था कि भाई अगर आपको कोई भी है, आपका हक बनता है, आप ऑफिस में जाएं, आप उधर जो है सारा लिखा हुआ है, रसीदें हैं, आप देखें कि आपके इस महीने के पैसे जो आए हैं वो कैसे खर्च हुए, किस चीज़ पे खर्च हुए। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप चेयरमैन से पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पैसे जो हैं आपने खर्च कैसे किए हैं, तो उसका तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग पूछें। तो मैं अगर मेरे पास होगा तो हर चीज़ डिक्लेयर्ड होगी, और मैं चाहूँगा कि लोग मुझसे पूछें कि भाई हमारे पैसे जो हैं कहाँ खर्च हो गए। तो ये सारा डिक्लेयर होगी, हर चीज़ उनके सामने होगी और उनके मशवरों के साथ ही हर चीज़ होगी। नो डाउट इट विल लिटरली बी अ स्प्लेंडेड स्ट्रेटजी ऑनवर्ड्स। अच्छा मुझे ये बताएं फैसल भाई कि देखा ये गया कि अभी जो हालिया बलदियाती और इलेक्शंस एक जी सॉरी, जी मैं जी एक जी ऐड करना चाहता हूँ, ये सारी जो बातें मैंने की हैं ज़्यादातर सियासतदान यही बातें करते हैं, लेकिन फिर जब वो आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी हम साथ मिलकर सब कुछ करेंगे और ये करेंगे। फिर पता चलता है कि वो अपने ही जो है अलग से अपने ही दो लोगों को बिठा के हर फैसला करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर मैं आया तो लोग देखेंगे कि मेरे कॉल और फ़ैल में फ़र्क नहीं होगा। इंशाल्लाह। अच्छा ये तो बात हो गई फैसल भाई कि अगर आप विन करते हैं, इफ़ आई से कि अल्लाह ताला साहब जो है वो आपको नहीं फातह कराते हैं और आप जो है वो किसी मसलियत के तहत सीट हार जाते हैं, तो फैसल का चलो क्या करेंगे, यही स्ट्रेटजी होगी, अपनी आवाम के दरमियान मौजूद होंगे और जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं वैसे ही उस वक्त भी काम होगा। अब देखिए जी, मैं तो इस इलाके का आदमी हूँ ना, मैं तो इस तालके का आदमी हूँ, इस इलाके का आदमी हूँ। मैं भाग के कहाँ जाने वाला हूँ। अगर इलेक्शन हार गए या जीत गए तो भी मेरा घर इधर ही है, ये लोग मेरे इधर ही हैं। तो इलेक्शन जीते हारे इन्हीं लोगों के साथ जो है इलेक्शनों के, और उसके सिवा भी इन्हीं लोगों के साथ हैं। तो इलेक्शन हार गए या जीत गए तभी भी इन्हीं साथ लोगों के बीच में होंगे, इनके साथ में होंगे। इन सिंपल वर्ड्स, जीना मरना इन अवाम के साथ। भाई हमारा घर इधर है, सारे लोग जो हैं इधर हैं, हमारा घर इधर है, तो ऑब्वियसली इनके साथ ही जीना मरना होगा ना, और किसके साथ होगा। ठीक है जी। अच्छा फैसल भाई, लास्ट सवाल है आपसे। देखा ये गया कि अभी जो हालिया बलदियाती इलेक्शन गुजरे उसमें आपकी धूम न सिर्फ जेम्साबाद बल्कि मीरपुर खास तक थी। तो अब मुझे ये बताएं कि अली नवाज शाह साहब जो कि एमएनए भी मुंतखब हो चुके हैं, अभी हैं हमारे एमएनए मीरपुर खास से, तो उनसे आपके एक अपना ताल्लुक़ भी है, सियासत के अलावा अगर बात की जाए तो आपका एक ताल्लुक़ है। तो क्या अलायंस उनसे मुतवक्के है उनसे अलायंस हो सकता है मीरपुर खास में, या फिर गिरदो नवा में कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए जी, शाह साहब हमारे बड़े भी हैं, और उनसे आज से नहीं सदियों से उनसे ताल्लुक़ है। वो मेरे वालिद साहब के काफ़ी करीबी दोस्त थे, उनके दादा और हमारे दादा भी दोस्त थे। तो हमारा जो, और उनके बेटे मेरे दोस्त हैं, तो हमारा ये जो है वो ताल्लुक़ सिर्फ सियासी नहीं है, ज़ाती नौइयत का भी हम्म। है, और उनकी हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और इंशाअल्लाह हमारा ये जो अलायंस है वो इंटैक्ट रहेगा, और आगे भी जाके हम साथ ही होंगे, और जो फैसले करेंगे हम आपस में मिल बैठ के साथ ही करेंगे। थैंक यू सो मच फैसल काचलो साहब फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। आपने वॉइस न्यूज़ को अपना टाइम दिया। विशिंग यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग इलेक्शंस। थैंक यू जी, बड़ी थैंक मेहरबानी। यू सो मच।